हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास यादव। और आज हम पढ़ेंगे कैड कैम में यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ठीक है, आज इस यूनिट को में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है ग्रुप टेक्नोलॉजी, पार्ट क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग, ऑप्टिक्स, पार्ट कोडिंग सिस्टम, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, एफएमएस एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो इस यूनिट को भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के पार्ट से इतने टॉपिक। हेलो, आज इस यूनिट में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। उसमें है ग्रुप टेक्नोलॉजी, पार्ट्स क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग, ऑप्टिक्स, पार्ट्स कोडिंग सिस्टम, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, एफएमएस एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो ये सारे टॉपिक आज इस यूनिट में हम कवर करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि आज जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं इसके बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी में लगातार पूछे जाते रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ग्रुप टेक्नोलॉजी, दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट फैमिलीज एंड कोडिंग, एक्सप्लेन। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, एंड लास्ट वन है एक्सप्लेन एफएमएस एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो ये चार क्वेश्चंस हैं जो लगातार यूनिवर्सिटी में पूछे जाते रहे हैं इस यूनिट के। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आने वाली स्लाइड्स में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे स्टार्ट में जितने टॉपिक्स पढ़ेंगे उन सब में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ग्रुप टेक्नोलॉजी। बेसिकली ग्रुप टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी। होता क्या है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कि हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है। जब कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो तो चाहे वो प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट हो चाहे सिमिलर प्रोडक्ट हो, मतलब चाहे वो प्रोडक्ट एक जैसे हो चाहे वो प्रोडक्ट अलग अलग हो। तो होता था क्या कि उस टाइम जो हमारी ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है तो वहां पर हम सारे प्रोडक्ट्स को अलग अलग बनाते थे। करते क्या थे, अगर सिमिलर प्रोडक्ट है तो भी उनको अलग अलग हम बना रहे हैं, और अगर प्रोडक्ट एक जैसे नहीं है तब भी उनको अलग अलग बना रहे हैं। तो फिर एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका नाम हुआ ग्रुप टेक्नोलॉजी। जिसका नाम क्या है, ग्रुप टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि जितने भी सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबकी मैन्युफैक्चरिंग हम एक पास करते हैं। मान लीजिए हमें 8 प्रोडक्ट बनाने हैं, 8 में 4 प्रोडक्ट एक जैसे हैं, तो उन 4 प्रोडक्ट्स की वो जो 4 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हम एक साथ करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होती है, इट इज द मैन्युफैक्चरिंग फिलोसफी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एफिशिएंसी बाय ग्रुपिंग ए वैरायटी ऑफ पार्ट्स having similarities of shape, dimension and or process rule। तो ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या है, ग्रुप टेक्नोलॉजी एक मैन्युफैक्चरिंग फिलोसफी है जिसमें कि हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं बाय ग्रुपिंग a variety of parts having similar shapes, dimension and or process rule। It justifies batch production by capitalizing on design and on manufacturing similarities among कंपोनेंट पार्ट्स। तो क्या होता है एक्चुअली में, ये जस्ट बैच प्रोडक्शन जो होता है उसको जस्टिफाई करता है। बैच प्रोडक्शन में क्या था कि सेम प्रोडक्ट्स को हम बैच में बनाते थे कि 10 का बैच आया, 20 का बैच आया या 40 का बैच आया, तो इस तरीके से हम प्रोडक्शन करते थे। तो ये जो बैच प्रोडक्शन है, ग्रुप टेक्नोलॉजी उसको जस्टिफाई करता है बाई कैपिटलाइजिंग ऑन डिजाइन एंड और मैन्युफैक्चरिंग सिमिलरिटीज एमंग कंपोनेंट पार्ट्स। अब देखते हैं कि कैड कैम में ग्रुप टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। रोल ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजी इन कैड कैम, फर्स्ट वन क्या है, फॉर क्लोजर डायमेंशनल टॉलरेंस। फर्स्ट, तो पहला रोल क्या है कि अगर ग्रुप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो डायमेंशनल टॉलरेंस है वो बहुत ही करीब तो रहेगी, मतलब ज्यादा वेरिएशन वहां पे नहीं होगा। दूसरा है मोर इकोनॉमिकल इन हायर एक्यूरेसी। सेकेंड रोल क्या है, मोर इकोनॉमिकल इन हायर एक्यूरेसी। थर्ड वन है इंक्रीज्ड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स बाय मैन्युफैक्चरिंग नीड्स। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग नीड्स होगी वैसे वैसे मटेरियल की वैरायटी को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। और जो नेक्स्ट रोल है वो है लोअरिंग स्क्रैप रेट्स। इसमें क्या है कि स्क्रैप बहुत कम होता है, मतलब क्या है कि जो वेस्टेज होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं अगर प्रोडक्शन हम ग्रुप में कर रहे हैं तो। नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट फैमिलीज। कि पार्ट फैमिलीज क्या होती है। तो बेसिकली अ पार्ट फैमिली इज अ कलेक्शन ऑफ पार्ट्स which are similar in geometric shape and size। पार्ट फैमिलीज क्या होती है, बेसिकली पार्ट फैमिली एक कलेक्शन ऑफ पार्ट्स है जिसमें कि सिमिलर पार्ट्स को हम एक साथ रखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास
हमारे पास क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट मान लेते हैं हमारे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं। अब इस 100 प्रोडक्ट्स में 25 एक जैसे हैं, ठीक है, फिर 35 एक जैसे हैं और 40 एक जैसे हैं, कुछ इस तरीके से है ना। 25 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका जो कि सिमिलर है ज्योमेट्रिकल शेप और साइज या प्रोसेसिंग स्टेप में। 35 एक जैसे और 40 एक जैसे हैं, तो ये 25 की क्या बन गई, एक पार्ट फैमिली। 35 की क्या बन गई, एक पार्ट फैमिली। और 40 की क्या बन गई, एक पार्ट फैमिली। सो ए पार्ट फैमिली इज ए collection of parts collection of parts which are similar in geometric shape and size or processing steps are required in their manufacture. It may be similar in their design. Manufacturing characteristics are grouped and referred as design part family and manufacture part family. अब मान लेते हैं कि इसमें जो भी पार्ट्स हैं वो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो डिजाइन में सेम है, सेम मतलब कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनकी डिजाइनिंग क्या है, बिल्कुल सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजाइन पार्ट फैमिली। उनको कहाँ पर रखेंगे, डिजाइन पार्ट फैमिली। मतलब क्या है कि ऐसे पार्ट जिनकी डिजाइनिंग एक साथ हो, एक जैसी है, उनको हमने एक साथ कर लिया है। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ है, ठीक है, इट मींस मैन्युफैक्चर करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है, तो उनको हम एक साथ कर लेते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट फैमिली। उन्हें क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट फैमिली। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड आर नोन एज एट्रीब्यूट्स। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, एट्रीब्यूट्स। अब इसको हम एक एग्जांपल पे देखें कि डिजाइन फैमिली और पार्ट फैमिली क्या होता है। अब पार्ट ए है, पार्ट बी है, ठीक है। अब इसका 40 mm डाया का होल है इसमें, और इसमें भी 40 mm डाया का होल है। इसके लिए मटेरियल क्या है, देखो कोल्ड रोल्ड स्टील है, इसके लिए क्या है मटेरियल, एल्यूमिनियम है। टॉलरेंस कितना है, प्लस माइनस 0.2525 mm। इसके लिए टॉलरेंस है प्लस माइनस 0.075 mm। इसके लिए क्या है, 2 कोट्स प्रीमियर लगता है फिनिश करने के लिए, इसमें सैंड एंड बफ लगता है। तो देखो इसमें क्या है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, बट क्या है, देखो दोनों का शेप क्या सेम है, दोनों की डिजाइनिंग क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 40 mm का होल है और यहाँ भी 40 mm का होल है, और दोनों पार्ट की डिजाइनिंग कैसी है, सिमिलर है। तो ये किस में आ जाएंगी, डिजाइन पार्ट फैमिली में। ये बच्चों किस में आ जाएंगे, डिजाइन पार्ट फैमिली में। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग पार्ट फैमिली। अब मैन्युफैक्चरिंग पार्ट फैमिली में मैंने क्या बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होंगी। मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, एक जैसी होंगी। देखो पार्ट ए ये है और पार्ट बी ये, दोनों की डिजाइन अलग अलग है, दोनों की डिजाइन क्या है, अलग अलग है, बट इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेम है। कैसे, देखो इसके लिए किस मटेरियल का यूज कर रहे हैं, माइल्ड स्टील का, तो इसके लिए भी किस मटेरियल का यूज कर रहे हैं, माइल्ड स्टील का। इसके लिए टॉलरेंस कितना है, प्लस माइनस 0.060 mm। कितना है, प्लस माइनस 0.060 mm। इसके लिए टॉलरेंस कितना है, प्लस माइनस 0.060 mm। यहाँ पे प्रोडक्शन कितना है, 500 पीसेस पर मंथ। मतलब कि एक मंथ में कितने पीस बनाने हैं इसके, 500। इसके भी एक महीने में कितने पीस बनाने हैं, 500। तो देखो दोनों प्रोडक्ट की डिजाइनिंग तो अलग अलग है, बट इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। तो ये किस में आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट फैमिली। किस में आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट फैमिली में। तो दोनों डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि डिजाइन पार्ट फैमिली क्या होती है या फिर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट फैमिली क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्ट क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग मेथड। पार्ट क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग मेथड्स। तो कोडिंग होती क्या है, बेसिकली कोडिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस बाय स्टेबलाइजिंग establishing an alphanumeric value for part based on selected part feature। अब कोडिंग क्या है, कोडिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें कि अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू स्टेब्लिश करते हैं फॉर पार्ट बेस्ड ऑन सेलेक्टेड पार्ट फ्यूचर्स। मतलब जो भी पार्ट फ्यूचर्स है उससे कुछ पार्ट को लेते हैं और उसकी एक जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू
एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को स्टेब्लिश करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, कोडिंग। क्या बोलते हैं इसे, कोडिंग। क्लासिफिकेशन क्या है, तो क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ पार्ट बेस्ड ऑन कोड्स वैल्यू। तो इनमें जो हमने कोड्स वैल्यू बनाई है, जो हमने कोड्स दिए हैं, ठीक है, इस कोड्स के बेसिस पर पार्ट को ग्रुपिंग, इस कोड के बेसिस पर जब इस पार्ट की हम ग्रुपिंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसे, क्लासिफिकेशन। हेयर पार्ट्स आर आइडेंटिफाइड, लिस्टेड एंड असाइंड एज पर द कोड नंबर्स बोथ इन डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसमें क्या करेंगे, पार्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर लिस्टेड एंड असाइंड एज पर द कोड नंबर, मतलब डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में जो कोड नंबर गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी हम लिस्ट बना लेंगे। नेक्स्ट है डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मैंने बताया था, जो मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उन्हें क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। जो मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उससे क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। तो होता क्या है, सिस्टम बेस्ड ऑन पार्ट डिजाइन एट्रीब्यूट्स। इसमें होता है क्या, सिस्टम बेस्ड ऑन पार्ट डिजाइन एट्रीब्यूट्स। दूसरा होता है सिस्टम बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स। एंड तीसरा होता है सिस्टम बेस्ड ऑन बोथ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स। पहला क्या है कि वो सिस्टम जो कि पार्ट डिजाइन एट्रीब्यूट पे बेस्ड है, दूसरा सिस्टम वो है जो मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट पे बेस्ड है, और तीसरा क्या है, सिस्टम बेस्ड ऑन बोथ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ कॉमन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स है जो कि यहाँ टेबल पे गिवन। एक साइड है पार्ट डिजाइन एट्रीब्यूट, दूसरा क्या है, पार्ट मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स। एक तरफ क्या है, पार्ट डिजाइनिंग एट्रीब्यूट्स, और दूसरा है पार्ट मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे क्या है, बेसिक एक्सटर्नल शेप, यहाँ पर है मेजर प्रोडक्शन प्रोसेसेस, यहाँ पर है बेसिक इंटरनल शेप, यहाँ पर है माइनर ऑपरेशन। जो दोनों बता रहा हूँ अलग अलग में। इसके लिए क्या है, रोटेशनल और रेगुलर शेप। देन इसके बाद इसका डिजाइन एट्रीब्यूट्स होता है, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या होता है, माइनर डायमेंशन, देन होता है मटेरियल टाइप, देन उसके बाद आता है पार्ट फंक्शन, देन उसके बाद आता है लेंथ टू डायामीटर रेशियो, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल पार्ट होता है ये। उसके बाद आता है एस्पेक्ट रेशियो, देन आता है सरफेस फिनिश, और देन आता है टॉलरेंस। तो ये सारे के सारे क्या है, पार्ट डिजाइन एट्रीब्यूट, मतलब कि पार्ट डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब अगर ये डाटा गिवन होगा तो हम पहचान लेंगे कि क्या गिवन है, ये पार्ट डिजाइन गिवन है वहां पर। ठीक है, दूसरा होता है पार्ट मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स। किस पार्ट को जो जो पार्ट उनकी उसको हम कैसे पहचानेंगे, तो उसको हम इन बेसिस, इन टॉपिक्स, इन टर्म्स के बेसिस पर पहचानते हैं। उसमें पहला क्या है, मेजर प्रोडक्शन प्रोसेस, दूसरा क्या है, माइनर ऑपरेशन, तीसरा क्या है, ऑपरेशन सीक्वेंस, चौथा है मेजर डायमेंशन, पांचवा है प्रोडक्शन टाइम, छठा है टूल्स रिक्वायरमेंट, सातवां है फिक्सचर रिक्वायर्ड, सातवां है बैच साइज, आठवां है मशीन टूल, देन एनुअल प्रोडक्शन, और उसके बाद क्या है, सरफेस फिनिश। तो ये क्या है आपके पार्ट मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट टॉपिक है कोडिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। सिस्टम स्ट्रक्चर होता है, a group technology is a string of characteristics capturing information about an item। बेसिकली ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स की एक स्ट्रिंग है। ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स की स्ट्रिंग है जिसके थ्रू उस आइटम या फिर उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, सो ए पार्ट कोडिंग स्कीम कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स दैट आइडेंटिफाइड द पार्ट्स डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स। तो पार्ट कोडिंग क्या है, ए पार्ट कोडिंग स्कीम कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ सिंबल। इसमें क्या होता है, सिंबल्स के सीक्वेंस होते हैं जो कि डिजाइन, जो कि पार्ट्स डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ बेसिक कोड स्ट्रक्चर। तो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बेसिक कोड स्ट्रक्चर। पहला होता है हायरार्चिकल कोड्स, जिसको हम मोनो कोड्स और ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं। दूसरा होता है एट्रीब्यूट्स कोड्स, जिसको कि हम पॉली कोड और चेन टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। तीसरा होता है डिसीजन ट्री कोड्स। तीसरा क्या होता है, डिसीजन ट्री कोड्स, जिसको कि हम हाइब्रिड कोड या फिर मिक्स्ड कोड भी बोलते हैं।
जिसको कि हम हाइब्रिड कोड या मिक्स कोड भी बोलते हैं। अब इसको एक एक हम करके पढ़ेंगे। तो पहला है, फर्स्ट वन इज हायरार्चिकल कोड। ठीक, हायरार्चिकल कोड में क्या होता है? सो द इंटरप्रिटेशन ऑफ ईच सक्सेसिव सिंबल्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रीसीडिंग सिंबल। यहाँ पे क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ ईच सक्सेसिव सिंबल, हर एक सक्सेसिव सिंबल का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो प्रीवियस या प्रीसीडिंग सिंबल्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, ईच सिंबल एम्प्लीफाइज द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन प्रीसीडिंग डिजिट। हर एक सिंबल, जो हर एक सिंबल है वो ये बताता, वो इंफॉर्मेशन देता है कि प्रीसीडिंग डिजिट में क्या इंफॉर्मेशन थी, वो हर एक सिंबल में आइडेंटिफाई होता है। तो each symbol amplifies the information contained in preceding digit so that the digit in the symbols cannot be interrupted alone. The structure is like a tree. हायरार्चिकल कोड में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होता है? ट्री की तरह, इसीलिए इसको हम ट्री स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर इस पर गियर के लिए देखो पार्ट, इसमें क्या आएगा? देखो एक ट्री की तरह बना हुआ, देखो डायग्राम इसको। तो बेसिकली कैसे बना हुआ बच्चों? एक ट्री की तरह बना हुआ है। पार्ट ने पार्ट डिजाइनिंग करी यहाँ पर। तो इफ ए इफ रोटेशनल, बी इफ नॉन रोटेशनल, इफ यहाँ पर टू इफ राउंड, वन इफ राउंड विद डेविएशन, यहाँ पे क्या आएगा? इफ बॉक्स लाइक। इस तरीके से एक ट्री के फॉर्म में बना हुआ। तो ये क्या है? हायरार्चिकल कोड्स है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एट्रीब्यूट कोड्स। क्या है वो? एट्रीब्यूट कोड्स। सो द इंटर the interpretation of each symbol the interpretation of each symbol in this code represented information in its own right and does not directly qualify the information provided by the other digit। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? हेयर ईच डिजिट इन दिस कोड, यहाँ पर क्या होगा कि इसमें हर एक कोड में जो डिजिट होगी क्या करेगी? वो रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन इट्स ओन राइट। मतलब क्या है? वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन देगी और एंड डज नॉट डायरेक्टली क्वालिफाई द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अदर डिजिट। और यहाँ पर ये कभी नहीं बताएगी कि दूसरी डिजिट के थ्रू हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है, देखो यहाँ पर इस डायग्राम इस चार्ट को समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो डिजिट वन, अब क्लास ऑफ फीचर क्या है यहाँ पर? एक्सटर्नल शेप। ठीक है, अब पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिजिट क्या हो सकती है? वन में क्या है? सिलेंड्रिकल विदाउट डेविएशन, सेकंड में क्या है? सिलेंड्रिकल विद डेविएशन, तीसरे में बॉक्स है, चौथे में कुछ पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ अपने कोड की देगी। इस तरीके से इंटरनल शेप में कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई इंटरनल शेप नहीं है, या फिर सेंटर होल है, या फिर ब्राइट सेंटर होल है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखो कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो कोड है, वो सिर्फ अपने बारे में इंफॉर्मेशन देता है। प्रीवियस डिजिट के बारे में कोई भी, या प्रीवियस डिजिट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर नहीं मिलती है। नेक्स्ट है डिसीजन ट्री कोड। नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिसीजन ट्री कोड। जहां पर क्या होता है देखो, ये क्या होता है? ए हाइब्रिड कोड कैप्चर्स द बेस्ट फीचर्स ऑफ द हायरार्चिकल एंड पॉली कोड स्ट्रक्चर। बेसिकली डिसीजन ट्री कोड क्या है? एक ये हाइब्रिड कोड है। क्या ये हाइब्रिड कोड है? जिसके अंदर हायरार्चिकल और पॉली कोड के दोनों जो बेस्ट फीचर्स है उनको मिला के बनाया जाता है। तो ये डिसीजन ट्री कोड एक हाइब्रिड कोड है जो कि हायरार्चिकल और पॉली कोड स्ट्रक्चर में जो भी बेस्ट फीचर्स है, दोनों में जो भी बेस्ट फीचर्स है उनको कंबाइंड करके बनाया जाता है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज डिसीजन ट्री कोडिंग। इसको हम डिसीजन ट्री कोडिंग भी बोलते हैं। इन दिस बोथ द एट्रीब्यूट्स आर कंबाइंड। यहाँ पर दोनों एट्रीब्यूट्स कंबाइंड होंगे, चाहे वो डिजाइन एट्रीब्यूट्स हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स हो। दिस इज द मोस्ट commonly used coding system with combined hybrid structure। बेसिकली जो डिसीजन ट्री कोडिंग सिस्टम है ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रीजन फॉर यूजिंग कोडिंग। कोडिंग स्कीम यूज क्यों करते हैं?
कोडिंग स्कीम यूज क्यों करते हैं, देखिए एक बार आप लोग स्लाइड में। रीजन फॉर यूजिंग कोडिंग स्कीम, बेसिकली इसके तीन रीजन है। पहला क्या है, डिजाइन रिट्राइवल्स। फर्स्ट वन क्या है, डिजाइन रिट्राइवल्स। दूसरा क्या है, ऑटोमेटेड प्रोसेस प्लानिंग। दूसरा रीजन क्या है, ऑटोमेटेड प्रोसेस प्लानिंग। और तीसरा क्या है, मशीन सेल डिजाइन। तीसरा क्या है, मशीन सेल डिजाइन। तो बेसिकली ये तीन रीजन है जिसके लिए हम कोडिंग स्कीम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कोडिंग सिस्टम। सो through more than 100 coding systems are available. The following coding systems are widely recognized in industries. So, through मतलब क्या, अप्रोक्सीमेटली 100, मतलब 100 से ज्यादा कोडिंग सिस्टम अवेलेबल है। 100 से ज्यादा कोडिंग सिस्टम अवेलेबल है, बट इनमें से कुछ ही कोडिंग सिस्टम है जो कि इंडस्ट्री के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है, मींस इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। वो कुछ इस तरीके से है। पहला है ऑपिट्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। दूसरा है एम आई क्लास सिस्टम। तीसरा है डीसी क्लास सिस्टम, सॉरी डी क्लास सिस्टम। चौथा है के3 सिस्टम। पांचवा है कोड सिस्टम। छठा है कट प्लान सिस्टम। सातवां है आरएनसी सिस्टम। आठवां है पार्ट एनालॉग सिस्टम। नवा है ब्रिज सिस्टम। और 10वां है कोफॉर्म सिस्टम। तो बेसिकली ये 10 कोडिंग सिस्टम्स हैं। ये 10 कोडिंग सिस्टम है जो कि इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपिट्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहले बताया मैंने कोडिंग सिस्टम में कि ऑपिट्स क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, ठीक है। So the OPIT system was developed by H. Opitz of the University of Aachen in Germany. तो जो OPIT system है उसको H. Opitz ने डेवलप करा था। It was the most popular and one of the first published classification and coding scheme for mechanical parts. ये जो कोडिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर और पहला पब्लिश्ड क्लासिफिकेशन कोडिंग सिस्टम है फॉर मैकेनिकल पार्ट्स के लिए। दिस सिस्टम यूजेस अल्फा न्यूमेरिक सिंबल टू रिप्रेजेंट द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ ए पार्ट्स। मतलब वेरियस बहुत सारे पार्ट्स है, उनके एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फा न्यूमेरिक सिंबल का यूज करता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब अल्फाबेट होगा और साथ में एक न्यूमेरिक वैल्यू भी होगी। देखो यहाँ पर द फॉलोइंग डिजिट्स सीक्वेंस आर, एक बार देखो 1 2 3 4 5, यहाँ क्या बनेगा फॉर्म कोड। 6 7 8 9 तो यहाँ क्या बनेगा सप्लीमेंट्री कोड। अगर ए बी सी डी है तो यहाँ क्या बन जाएगा सेकेंडरी कोड। तो ये था ओपिट्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या था बच्चों, ओपिट्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे है फॉर्म कोड। फॉर्म कोड बताते मैंने किससे डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो दिस कोड इज फॉर डिजाइन एट्रीब्यूट। ये कोड किसके लिए यूज होगा, फॉर्म कोड किसके लिए यूज होगा, डिजाइन एट्रीब्यूट्स के लिए। किसके लिए यूज होगा बच्चों, डिजाइन एट्रीब्यूट्स के लिए। नेक्स्ट वन है सप्लीमेंट्री कोड। सप्लीमेंट्री कोड किसके लिए यूज होगा, तो दिस कोड इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एट्रीब्यूट्स। ये किसके लिए यूज होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एट्रीब्यूट्स है उसके लिए हम सप्लीमेंट्री कोड का यूज करेंगे। नेक्स्ट लास्ट वो है सेकेंडरी कोड ए बी सी डी। सो दिस कोड इज फॉर प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड सीक्वेंस। जो सेकेंडरी कोड है उनका यूज किस लिए करते हैं, उनका यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑपरेशंस एंड सीक्वेंस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजी। ग्रुप टेक्नोलॉजी की क्या क्या फायदे, ग्रुप टेक्नोलॉजी के कौन कौन से फायदे। सो ग्रुप टेक्नोलॉजी व्हेन सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड ऑफर्स मेनी बेनिफिट्स टू इंडस्ट्रीज। ग्रुप टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स कैन बी रियलाइज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉलोइंग एरियाज। देखो ग्रुप टेक्नोलॉजी का जब यूज करेंगे तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से एरिया है जहां पर इसके बेनिफिट्स को देखा जा सकता है। उसमें पहला किसमें है, प्रोडक्शन डिजाइन। पहला बेनिफिट कहाँ है, किस सेक्टर में होता है, प्रोडक्शन डिजाइन में। दूसरा किसमें होता है, टूलिंग एंड
सेटअप्स, इसमें होता है टूलिंग एंड सेटअप्स में। तीसरा किसमें होता है? मटेरियल हैंडलिंग में। थर्ड वन किसमें होता है? मटेरियल हैंडलिंग में। चौथा किसमें होता है? प्रोडक्शन एंड इन्वेंटरी में। चौथा किसमें होता है? प्रोडक्शन एंड इन्वेंटरी में। पांचवा होता है प्रोसेस प्लानिंग में। और छठा किसमें है? मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये एरियाज है, प्रोडक्शन डिजाइन हो गया, टूलिंग एंड सेटअप्स हो गया, मटेरियल हैंडलिंग हो गया, प्रोडक्शन एंड इन्वेंटरी कंट्रोल हो गया, प्रोसेस प्लानिंग हो गया, या फिर मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज हो गया। तो ये एरियाज है जहां पर ग्रुप टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? तो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, सीएमबी बोलते हैं शॉर्ट में। तो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग इज एन application of group technology in which dissimilar machine have been aggregated into cells, each of which is dedicated to the production of part family. अभी तक हमने ग्रुप टेक्नोलॉजी में पढ़ा, तो वहां पे क्या करते थे? जितने भी सिमिलर मशीन्स थी, मतलब वो मशीन जो कि सिमिलर पार्ट को प्रोड्यूस करती थी, उनको हम एक साथ ग्रुपिंग कर लेंगे। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में क्या है? तो ये ग्रुप टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है। जो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग है, ये भी क्या है? ग्रुप टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से। यहाँ पे क्या करते हैं? जितने भी डिसिमिलर मशीन्स हैं, उनको हम एक सेल में एग्रीगेट कर लेते हैं। मतलब क्या है? उनको एक सेल बना के वहां रख लेते हैं, जिसमें कि each of which is dedicated to the production of a part family, जिसमें से हर एक सेल में जो मशीन्स हैं वो पार्ट फैमिली के प्रोडक्शन के लिए डेडिकेटेड होती हैं। पार्ट फैमिली का मतलब कि एक ही तरीके के पार्ट्स बनाने हैं। तो उसके लिए क्या है कि मान लो डिसिमिलर मशीन्स हैं, मतलब है क्या, डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स है, तो हर एक मशीन से एक एक पार्ट तो बन सकता है। तो जो पार्ट एक मशीन से बनना होता है, तो हर एक मशीन को क्या करते हैं? यहाँ पर डिसिमिलर मशीन को हम एक सेल में अरेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? उसको हर एक सेल में अरेंज कर देते हैं, और वहां पर हर एक सेल डेडिकेटेड होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पार्ट फैमिली। अब यहाँ पर देते हैं बेनिफिट्स ऑफ सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग की बेनिफिट्स क्या क्या है, क्या क्या फायदे हैं इनके? तो यहाँ पर है रैंक, यहाँ पर है रीजन फॉर इम्प्लीमेंटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेल, और यहाँ पर एवरेज इंप्रूवमेंट कितना होता है। ठीक है, तो रैंक वन पे क्या है? रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का यूज करेंगे तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम रिड्यूस कर जाता है। कितने परसेंट रिड्यूस करता है? ये 61% रिड्यूस कर जाएगा। दूसरा है रिड्यूस वर्क इन प्रोग्रेस, WIP जिसको बोलते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस को भी ये रिड्यूस कितना करता है? अबाउट 48%। तीसरा है इम्प्रूव पार्ट एंड और प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का यूज करके पार्ट या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जाता है। कितने परसेंट इम्प्रूव होता है वो? 28%। नेक्स्ट है रिड्यूस रिस्पॉन्स टाइम फॉर कस्टमर ऑर्डर। यहाँ पर क्या है कि कस्टमर टाइम, जो कस्टमर ऑर्डर है उसके रिस्पॉन्स टाइम को भी रिड्यूस करता है। कितना करता है? 50% अप्रॉक्स, 50% अप्रॉक्स रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है रिड्यूस मोर डिस्टेंसेस ऑब्लिक मोर टाइम। कितना? 61%। उसका इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी, इसका इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है रिड्यूस यूनिट कॉस्ट, 16%। मतलब हर एक पार्ट की जो कॉस्ट है उसको कम से कम 16% ये कम कर देगा। उसके बाद है सिंप्लीफाई प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देन वन है फैसिलिटेट एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट, इसका भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रिड्यूस सेटअप टाइम, सेटअप टाइम को रिड्यूस कर देता है। कितना परसेंट रिड्यूस करता है? 44% टाइम, 44% सेटअप टाइम को ये रिड्यूस कर देता है। उसके बाद से रिड्यूस फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री, ये जो भी इन्वेंट्री, जो भी फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री है उसको भी अप्रोक्सीमेट 39% रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपोजिट पार्ट कॉन्सेप्ट। कंपोजिट पार्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? सो ए कंपोजिट पार्ट is the hypothetical part which includes all of the design and manufacturing attributes of a family.
एक कंपोजिट पार्ट का एक हाइपोथेटिकल पार्ट, मतलब एज्यूम कर लिया है कि ऐसा एक कोई पार्ट होता होगा। क्या है कि एज्यूम कर लिया कि ऐसा कोई पार्ट एक होता होगा जिसके अंदर जिसके अंदर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स होता है। किसी भी फैमिली का, किसी भी पार्ट फैमिली का डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स होता है। ठीक है, तो ऐसा एक पार्ट जिसमें हम मान लेते हैं कि किसी भी फैमिली का डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट पार्ट कॉन्सेप्ट। सो ए कंपोजिट पार्ट इज द हाइपोथेटिकल पार्ट which includes all of the design and manufacturing attributes of a family. The composite is a single hypothetical part that can be completely processed in manufacturing cell. और composite क्या होता है? एक सिंगल हाइपोथेटिकल पार्ट होता है that can be completely processed in a manufacturing cell. So if a new part is loaded in a machine group, if a new part is loaded in a machine group, and if the degree of dissimilarity of the part from the hypothetical composite part is minimum, then new part can be processed in the same manufacturing cell. तो मान लेते हैं if a new part is loaded in a machine group, किसी भी मशीन ग्रुप पे हमने क्या करा, नए पार्ट को लोड करा, एंड इफ द डिग्री ऑफ डिसिमिलरिटी ऑफ द पार्ट फ्रॉम द हाइपोथेटिकल कंपोजिट पार्ट, मतलब जो पार्ट हमने लोड करा है उसकी जो डिसिमिलरिटी है हाइपोथेटिकल कंपोजिट पार्ट से बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे? जो नया पार्ट होगा उसको प्रोसीड कर देंगे इन द सेम मैन्युफैक्चरिंग सेल। ठीक है, देखो यहाँ पर कंपोजिट ग्रुप टेक्नोलॉजी पार्ट में देखो एग्जांपल के तौर पे, देखो यहाँ पर एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, चौथा पार्ट ये और पांचवा पार्ट ये है। ये क्या है? इंडिविजुअल पार्ट। ये क्या है? इंडिविजुअल पार्ट्स। और हमने क्या करा? कंपोजिट करके इसको एक पार्ट बना ना, और इसको एक सेल में डाल दिया ऑपरेशन के लिए। क्या करा हमने? एक मैन्युफैक्चरिंग सेल में प्रोसीड करा दिया ऑपरेशन के लिए। तो ये होता है कंपोजिट पार्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ कंपोजिट कॉन्सेप्ट या यूजेस ऑफ कंपोजिट कॉन्सेप्ट। कंपोजिट कॉन्सेप्ट का कहां कहां पर यूज करते हैं? ठीक है, तो उसमें पहला है इट सिंप्लीफाइज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इससे हम इजिली किसी भी ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इट सिंप्लीफाइज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप। दूसरा क्या है? इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर द डिजाइन ऑफ ग्रुप टूलिंग। इट प्रोवाइड्स अ basis for the design of group tooling. तीसरा क्या है? It helps to develop the optimized process plan for the parts. किसी भी पार्ट्स के लिए जो ऑप्टिमाइज प्रोसेस प्लान है उसको डेवलप करने पर में भी ये हेल्प करता है। तो बेसिकली ये तीन यूज थे कंपोजिट कॉन्सेप्ट के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। क्या है? फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? एफएमएस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एफएमएस। ठीक है, तो होता क्या है? ए फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज ए ऑटोमेटेड मशीन सेल कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ प्रोसेसिंग वर्क स्टेशन इंटरकनेक्टेड विद ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम। एक फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है? बेसिकली फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक ऑटोमेटेड मशीन सेल है। ये क्या है? एक ऑटोमेटेड मशीन सेल है जिसके अंदर क्या होता है? प्रोसेसिंग वर्क स्टेशन होता है, जिसके अंदर ग्रुप ऑफ प्रोसेसिंग वर्क स्टेशन होता है इंटर कनेक्टेड, जो कि एक ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम से इंटर कनेक्टेड होता है। द एफएमएस इज मोस्ट सुटेड फॉर द मिड वैरायटी mid volume production range. The FMS is the most suited for the mid variety mid volume production range. देखो यहाँ पर हमने फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को एक डायग्राम के थ्रू शो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है। ठीक है ना, यहाँ पर
ठीक है, ये रॉ मटेरियल है, यहाँ पर लोड लिंक्ड है, यहाँ पर क्या है, कैंटर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर रॉ मटेरियल स्टोरेज है, और यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसिंग वर्क स्टेशन है, CNC 1, CNC 2 एंड CNC 3। तो ये डायग्राम जो शो कर रहा है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को। आगे देखते हैं इसमें। सो द कैपेबिलिटीज दैट ए मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मस्ट प्रोसेसेस टू बी फ्लेक्सिबल, मतलब ऐसी क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए किसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में जिससे कि वो फ्लेक्सिबल हो जाए। पहला क्या है इसमें, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश अमंग द डिफरेंट पार्ट स्टाइल्स प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम। पहली एबिलिटी क्या होनी चाहिए कि आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश अमंग द डिफरेंट पार्ट स्टाइल प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के द्वारा जो भी डिफरेंट पार्ट्स प्रोसेस किए जा रहे हैं उनके अंदर आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश करने की एबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, क्विक चेंज ओवर ऑफ ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है वो बहुत जल्दी चेंज होने चाहिए। और तीसरा क्या है, क्विक चेंज ओवर ऑफ फिजिकल सेटअप। तो जिस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर ये तीनों कैपेबिलिटीज होंगी वो कैसी होगी, फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ FMS। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, सो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कैन बी distinguished according to the number of machine in the system. So the following are typical categories. पहला क्या है, सिंगल मशीन सेल, दूसरा होगा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल, और तीसरा होगा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। पहला क्या होगा, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी कि पहले क्या होगा, सिंगल मशीन सेल होगा, उसके बाद से फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल होगा, और उसके बाद से क्या होगा, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होगा। ठीक है, अब इस तीनों को हम यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ FMS। FMS के कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है वर्क स्टेशन, दूसरा होता है ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम, और तीसरा होता है कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, बेसिक, ठीक है ना। तो बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं FMS के। पहला होता है वर्क स्टेशन, ठीक है, दूसरा होता है ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम, तीसरा होता है कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। तो आने वाली स्लाइड्स में हम तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये तीनों के कॉन्सेप्ट या तीनों कंपोनेंट्स हैं क्या क्या। तो पहला है वर्क स्टेशन। इसमें क्या क्या होगा, इसके सब स्टेशन, वर्क स्टेशन के सब स्टेशन कौन कौन से होंगे। पहला होगा लोड एंड ऑब्लिक अनलोड स्टेशन। इसके सब वर्क स्टेशन के देखो 4 सब स्टेशन होते हैं। पहला कौन सा होगा, लोड अनलोड स्टेशन, दूसरा होगा मशीनिंग स्टेशन, तीसरा होगा अदर प्रोसेसिंग स्टेशन, और चौथा होगा असेंबली। तो किसी भी वर्क स्टेशन की ये 4 सब स्टेशन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। तो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में क्या होगा, ऑटोमेटेड फॉर्क लिफ्टिंग एंड रेल ट्रैवलर। इसमें दो होते हैं, कौन सा, ऑटोमेटेड फॉर्क लिफ्टिंग, और दूसरा क्या होता है, रेल ट्रैवलर, है रेल ट्रैवलर। उसके बाद से है, ठीक है, उसके बाद से तीसरे में क्या था, कंप्यूटर कंट्रोल प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है देखते हैं डायग्राम में। तीसरा है कंप्यूटर कंट्रोल प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो इसमें क्या क्या देखो, यहाँ पर क्या होगा, PLC सिस्टम ओवरव्यू है। ठीक है, PLC ये क्या है, PC है, मतलब पर्सनल सिस्टम में कंप्यूटर है फॉर PLC प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे सारे उसके हमने PLC कमांड सारे यहाँ पर, या PLC कंट्रोलर दिखा रखा है। यहाँ पर क्या है देखो, हर एक पार्ट्स को अलग अलग हमने यहाँ पर शो कर रखा। CPU होगा यहाँ पर, मेमोरी होगी यहाँ पर, ठीक है, ये PLC कंट्रोलर होगा। ठीक है, तो ये सारा का पूरा सिस्टम क्या है, कंप्यूटर कंट्रोल प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ FMS।
जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उनकी एप्लीकेशन क्या क्या है। तो जो फर्स्ट वन है मेटल कटिंग मशीनिंग में, इसका यूज हम मेटल कटिंग मशीनिंग में करते हैं। दूसरा इसका यूज हम मेटल फॉर्मिंग में करते हैं, है ना। पहले एप्लीकेशन का है मेटल कटिंग मशीनिंग में करते हैं, दूसरा मेटल फॉर्मिंग में करते हैं, तीसरा असेंबली में करते हैं, चौथा ज्वाइनिंग और वेल्डिंग में करते हैं, पांचवा सरफेस ट्रीटमेंट में करते हैं, उसके बाद इंस्पेक्शन में करते हैं और टेस्टिंग में करते हैं। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का यूज हम कहाँ पे करते हैं, फिर से बता दे रहा हूँ एक बार आप लोगों को। मेटल कटिंग मशीनिंग में करते हैं, मेटल फॉर्मिंग में करते हैं, असेंबली में करते हैं, ज्वाइनिंग और वेल्डिंग में करते हैं, सरफेस ट्रीटमेंट में करते हैं, इंस्पेक्शन में करते हैं और टेस्टिंग में भी करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ एफएमएस। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। तो पहला एडवांटेज क्या है, टू रिड्यूस सेटअप एंड क्यू टाइम, है ना। सबसे पहला इसका एडवांटेज क्या है, ये सेटअप टाइम और क्यू टाइम को रिड्यूस कर देता है। दूसरा, सिस्टम या प्लांट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देता है। तीसरा है रिड्यूस टाइम फॉर प्रोडक्शन कंप्लीशन, तो किसी भी प्रोडक्ट को कंप्लीट करने का जो टाइम होता है वो भी एफएमएस का यूज करके रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट वन है यूटिलाइज ह्यूमन वर्क बेटर, ठीक है, या यूटिलाइज ह्यूमन वर्कर बेटर। एफएमएस का यूज करके हम जो भी ह्यूमन वर्कर है उनका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तीसरा है इम्प्रूव प्रोडक्ट राउटिंग, जो प्रोडक्ट राउटिंग है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ एफएमएस। उसके बाद से है इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। देन सर्व ए वैरायटी ऑफ वेंडर साइमल्टेनियसली, और उसके बाद से लास्ट में क्या है, प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट मोर क्विकली, तो बहुत से प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक यूनिट नंबर 5 हमने कवर करे हैं। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है, उस पर हमने पढ़ा कि पार्ट क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग क्या होती है। देन उसके बाद से हमने पढ़ा ऑपिट्स पार्ट कोडिंग सिस्टम क्या होता है। देन सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, एफएमएस क्या होता है, एफएमएस में प्लानिंग कंट्रोल क्या होता है, या जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है इनके एडवांटेजेस क्या है, उनके एप्लीकेशंस क्या है। तो यूनिट नंबर 5 में हमने ये सारे टॉपिक कवर करे हैं। होप सो कि आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक बार रिवीजन करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट और सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक है उन सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।